एवरीवन, दिस इज कनिका एंड वेलकम टू कॉमर्स अकेडमी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए जरूरी है डिमांड का मीनिंग समझना, क्योंकि अगर आपको डिमांड का मीनिंग क्लियर होगा तभी आप समझ पाएंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। इसके लिए हमने पहले ही क्या कर दिया, एक वीडियो बना दिया जिसमें हमने डिस्कस किया हुआ है डिमांड क्या होती है एंड डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। एंड हमने इन दोनों ही टॉपिक को क्या किया गया है, बहुत ही यूनिक वे में वहां पे डिस्कस किया गया है। सो आप सबसे पहले उस वीडियो को रेफर जरूर कीजिएगा। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि जब तक आपको डिमांड का मीनिंग क्लियर नहीं होता तब तक आपको लॉ ऑफ डिमांड भी क्लियर नहीं होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक एंड इजी लॉ है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें से क्या होता है, एक क्वेश्चन श्योरली आपको आता ही आता है एग्जाम से, चाहे वो एग्जामिनर आपको डायरेक्टली लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करने के लिए बोल दे, चाहे वो इसके अजम्पशंस एक्सप्लेन करने के लिए बोल दे, चाहे इसकी एक्सेप्शंस एक्सप्लेन करने के लिए बोल दे, चाहे एग्जामिनर आपको बोल दे इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने के लिए बोल दे। मतलब श्योरली है कि एक क्वेश्चन इसमें से आपको आएगा ही आएगा। सो अगर पता है हमें कि इसमें से एक क्वेश्चन आना ही है एग्जाम में, तो हम क्या करें, इसको अच्छे से तैयार करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। ओके, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। के लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? इनवर्स रिलेशन। किसमें इनवर्स रिलेशन होता है? प्राइस में एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। कि प्राइस एंड डिमांड में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स मींस उल्टा, अगर एक चीज बढ़ेगी दूसरी घट जाएगी, और वाइस वर्स, एक घटेगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, स्टूडेंट्स हमेशा इस लाइन को लिखना भूल जाते हैं, पर ये लाइन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस लाइन को नहीं लिखते तो आपके मार्क्स भी क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, क्योंकि इसके बिना आपके लॉ ऑफ डिमांड का जो मीनिंग है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। ओके, फिर से एक बार देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस एंड डिमांड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, पर एक कंडीशन भी है। कब इनवर्स रिलेशनशिप होगा? जब बाकी चीजें क्या होंगी, कांस्टेंट रहेंगी, सेम रहेंगी। अब ये बाकी चीजें कौन सी है? अगर आपको याद हो, जो जिस वीडियो की मैं आपसे बात कर रही हूँ, जहां पर हमने डिस्कस किया था डिमांड एंड उसके डिटर्मिनेंट्स, जो हमने इसके डिटर्मिनेंट्स डिस्कस किए थे, कौन से थे इसके डिटर्मिनेंट्स? प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टाइम, टेस्ट प्रेफरेंसेस, पॉपुलेशन। उन डिटर्मिनेंट्स के सिर्फ उन डिटर्मिनेंट्स के में से कौन चेंज होगा? सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज होगा। बाकी के जो सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, इसकी इनकम है, और क्या था, टाइम है, पॉपुलेशन है, टेस्ट प्रेफरेंसेस है, ठीक है, और क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हमने पढ़ा था ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में 2 टाइप्स की गुड्स होती हैं, वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कि सिर्फ और सिर्फ किस चीज की बात होगी, प्राइस एंड डिमांड की बात होगी। बाकी ये जो सारी चीजें हैं ये क्या रह जाएंगी, कांस्टेंट रह जाएंगी, सेम रह जाएंगी, इनमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा। सो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन देखें कि जब भी किसी चीज का प्राइस क्या होता है, बढ़ता है, तो आप उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसके डिमांड आप क्या करते हैं, कम करते हैं। वहीं अगर किसी चीज का प्राइस कम हो जाता है, आप उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन बॉक्स ऐसे ही आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं कि जो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन, कि क्या दिखा रहा है, इनमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इनमें इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स कैसे? अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्या हो रही है, डिमांड कम हो रही है। अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। इट मींस इनमें क्या शो हो रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप शो हो रहा है। ओके, अब इसकी बात करते हैं हम अजम्पशंस की। ये जो मैंने सारी यहाँ पे लिखी है ना, ये अजम्पशंस ही हैं, ठीक है, ये अजम्पशंस ही हैं। अजम्पशंस मतलब हम क्या मान के चलेंगे कि सिर्फ चेंज किसमें आएगा, प्राइस एंड डिमांड में आएगा। बाकी सारे डिटर्मिनेंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये क्या रह जाएंगे, कांस्टेंट रह जाएंगे, सेम होंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। सबसे पहले कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 सेकेंड, नो चेंज इन इनकम। टाइम भी आपका सेम रहेगा। हमने अगर
पढ़े तो आपको ये चीजें क्या हो जाएंगी, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। टाइम आपका सेम रह जाएगा, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, आपकी टेस्ट प्रेफरेंसेस, आपके जो टेस्ट था, प्रेफरेंसेस थी, लाइक्स थी, जैसे पहले थी आपकी सेम है, उनमें से आप कोई चेंज नहीं आएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो भी आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, उनके प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड दो चीजों के बारे में बात करता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एंड डिमांड के बारे में बात करता है। बाकी ये सारी चीजें क्या रहनी है, कांस्टेंट रहनी है। बहुत इजी है, अगर आपने डिटर्मिनेंट्स आपको क्या है याद है, सिर्फ आपने उनके आगे क्या लगाना है, नो चेंज या फिर बीइंग कांस्टेंट। मतलब आपकी बाकी चीजें क्या रह जाएंगी, सेम रह जाएंगी, कांस्टेंट रह जाएंगी, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सबसे पहले इसका भी एक फॉर्मेट होता है कि आपने क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करना है। आपको अगर आपके क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आपको मार्क्स भी उसी के हिसाब से मिलते हैं। सबसे पहले तो आप उसकी मीनिंग, जो भी आपका लॉ है, आप उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। फिर आप क्या बना सकते हैं, उसका एक एक्सप्लेनेशन बॉक्स ऐसे बना सकते हैं। आप उसको अगर ऐसे अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ फिगर्स बनाकर उसको प्रेजेंट करेंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। सो अगर आपने क्या कर लिया, ये फिगर्स बना लिए, उसके बाद क्या करेंगे आप, अजम्पशन, क्योंकि मीनिंग आपको क्या होगा, इन अजम्पशन से ही आपका क्लियर होगा। सो फिर आप क्या करेंगे, अजम्पशन को क्लियर करेंगे। अजम्पशन बहुत ही ईजी है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं। अगर आपको डिटर्मिनेंट्स याद है, सिर्फ उनके आगे आपने क्या लगाना है, नो चेंज लगाना है, क्योंकि दो फैक्टर ही हम बात कर रहे हैं, प्राइस एंड डिमांड के रिलेशन की बात हो रही है। बाकी ये सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ओके, बात करते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड में शेड्यूल एंड कर्व की। अगर आप क्या करते हैं, एग्जाम में आप शेड्यूल एंड कर्व बनाते हैं तो उसके आपको क्या मिलते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। शेड्यूल से क्या होगा या फिर कर्व से क्या होगा, आपको इसका मीनिंग और बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। सबसे पहले इसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। मान लीजिए शेड्यूल बनाते हैं, ये है प्राइस, ये है डिमांड। आप कोई भी चीज ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले ली आइसक्रीम ले ली। जब आपको एक आइसक्रीम कितने की मिल रही थी, 10 रुपए की मिल रही थी, तब आप क्या कर रहे थे, सिर्फ उसकी 2 ले रहे थे। आपकी डिमांड कितनी थी, 2 थी। वहीं जब इसका प्राइस कम होकर क्या हो गया, 8 हो गया, तब आपने क्या कर दी, इसकी डिमांड इंक्रीज करके 4 कर दी। जब इसका प्राइस और कम हो गया, 6 पे आ गया, तब आपने क्या कर दी, इसकी डिमांड और भी इंक्रीज कर दी। और फिर इसका प्राइस क्या हो गया, और भी डिक्रीज हो गया, तब आपने क्या कर दी, इसकी डिमांड और भी इंक्रीज कर दी। इट मीन्स इस शेड्यूल से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि जब जब किसी चीज का प्राइस क्या होता है, हाई होता है, तब आप उसकी क्या करते हैं, डिमांड कम करते हैं। जब उसका प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तब उसकी डिमांड आप कितनी करने लग जाते हैं, ज्यादा करने लग जाते हैं। सेम एज जब आपको आइसक्रीम 10 रुपए की मिल रही थी, आप सिर्फ डिमांड क्या कर रहे थे, 2 आइसक्रीम्स की। वही जब उसका प्राइस घटकर क्या हो गया, 4 हो गया, आप उसके बदले 2 के बदले में कितनी आइसक्रीम्स लेने लग गए, 8। इट मीन्स जब प्राइस ज्यादा था आप कम डिमांड कर रहे थे, जब प्राइस कम हो गया आप क्या करने लग गए, ज्यादा डिमांड करने लग गए। अब इसकी कर्व की बात करते हैं। अब इसकी कर्व की बात करते हैं, OY एक्सिस। यहाँ पर हमारा क्या होता है, प्राइस शो होता है, यहाँ पर हमारी क्वांटिटी डिमांड शो होती है। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं, हम ये जो प्राइस है इस साइड लेफ्ट साइड में लिख लेंगे, एंड जो हमारे बॉटम में है वो हम क्या कर लेंगे, हमारी क्वांटिटी डिमांड लिख लेंगे 2, 4, 6, 8। ओके, जब हमारा प्राइस क्या था, 10 था, तब हम डिमांड कितनी कर रहे थे, 2। तब हम डिमांड कितनी कर रहे थे, सिर्फ 2 कर रहे थे। जब आपका प्राइस कम होकर 8 हुआ, तब आप डिमांड कितनी करने लग गए, 4। आप डिमांड कितनी करने लग गए, 4। जब आपका प्राइस और कम हुआ 6, तब आप इसकी डिमांड कितनी हो गई, इंक्रीज 4 से बढ़कर 6 हो गई। जब आपका प्राइस और कम हुआ 4, तो आपने इसकी डिमांड और भी ज्यादा इंक्रीज कर दी, कितनी कर दी, 8 कर दी। तो ये हो गई आपकी डिमांड कर्व, DD क्या हो गई, आपकी डिमांड कर्व। एंड डिमांड कर्व हमेशा आपकी क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये नीचे को आ रही है ना, जैसे जैसे इसकी डिमांड आपकी बढ़ती जाएगी, ये डिमांड कर्व नीचे को आती जाएगी। तो आपकी डिमांड कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या दिखलाता है
कि आपके प्राइस एंड डिमांड में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर इनमें क्या होता, डायरेक्ट रिलेशन होता, जो कि हो नहीं सकता कभी भी, अगर इनमें डायरेक्ट रिलेशन होता तो ये क्या होती, अपवर्ड होती, ठीक है। बट इनमें क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से ये क्या है, डाउनवर्ड है। सो यहाँ पर तो बात कर ली हमने इसके शेड्यूल एंड कर्व की। अब बात करते हैं इसकी कि लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड को लाया क्यों गया है। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग समझ चुके हैं, इसके एजम्पशंस समझ चुके हैं, इसकी जो शेड्यूल है, इसकी कर्व है, उसको देख चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमांड में से निकल के आता है कि रीजंस ऑफ और लॉ ऑफ डिमांड के इसके पीछे आने के रीजंस क्या क्या है, लॉ ऑफ डिमांड के आने के पीछे के रीजंस क्या क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें से। सो हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ये लॉ है, हम उसको किस में पढ़ते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। जो क्या कहता है ये लॉ कि जितना आप किसी भी चीज को क्या करते जाएंगे, ज्यादा उसकी कंजप्शन करते जाएंगे, उससे मिलने वाली आपको सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। जितनी आप उसकी ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन करते जाएंगे, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन आपको कम होती जाएगी। मान लीजिए आपको रसगुल्ले बहुत पसंद है, जब आपने पहला रसगुल्ला खाया, जब आपने क्या किया, पहला रसगुल्ला खाया, तो आपको उसमें सेटिस्फेक्शन, मान लीजिए नंबर में देखते हैं, उसमें से आपको सेटिस्फेक्शन कितनी आई, 10 है, ठीक है। आपने दूसरा खाया, आपको लगा यार अभी भी बहुत टेस्टी है, आपको उसी में से क्या आई, थोड़ी सी जब आप किसी चीज को पहली बार खाते हैं ना, तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो बहुत ही अलग होती है। जब आपने उसको दूसरी बार खाया, थोड़ी सी कम आई। मान लीजिए जब आप पहुंच गए, ऐसे करते करते 10वें रसगुल्ले पे पहुंच गए, तो आपका क्या होगा, मन भारी होगा, अरे भी और नहीं खाया जाता। जो सवाल आपको पहले रसगुल्ले में आएगा, डेफिनेटली जब आप 10वें में पहुंचेंगे, आपकी सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, आप उसको लेना ही बंद कर देंगे। सो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है कि जितना आप किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे, उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो आपकी लो होती जाएगी। अगर आपकी सेटिस्फेक्शन लो होती जाएगी, आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो लो हो जाएगी, तब आप उसकी क्या करेंगे, डिमांड भी उस प्रोडक्ट की क्या कर देंगे, लो कर देंगे। अगर आपको उस चीज से मिलने वाली यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन है, वो डिक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली आप उस प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब जब सप्लायर देखता है कि हाँ उसके प्रोडक्ट की क्या हो रही है, डिमांड कम हो रही है, लोग उसके प्रोडक्ट को लेना थोड़ा कम कर रहे हैं, इसलिए वो क्या कर देता है, प्राइस उस चीज का कम कर देता है। अगर प्राइस कम हो गया तो कंज्यूमर वापस से क्या करेगा, उसकी डिमांड इंक्रीज कर देगा। सो लॉ ऑफ डिमांड भी सेम कहता है कि प्राइस एंड डिमांड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो सबसे पहला लॉ ऑफ डिमांड लाने का रीजन क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कि अगर लोग अनसेटिस्फाई हो रहे हैं उस चीज से, तो उसका प्राइस कम कर दो। अगर प्राइस कम हो गया, लोग ऑटोमेटिकली फिर से उसकी डिमांड ज्यादा करनी स्टार्ट कर देंगे। सेकंड है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब एक चीज अवेलेबल नहीं हो रही तो आप दूसरी ले सकते हैं। मान लीजिए कॉफी एंड टी, कॉफी एंड टी। अब मान लीजिए कॉफी के प्राइसेस क्या हो गए, हाई हो गए। कॉफी के प्राइसेस हाई हो गए तो लोग कॉफी लेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि कॉफी का सब्स्टिट्यूट टी ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। अगर कॉफी के प्राइसेस हाई हो रहे हैं तो लोग क्या करेंगे, टी लेना प्रेफर कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली टी की डिमांड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, पर कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इट मीन्स अगर किसी के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, बट जबकि लोगों को पता है कि उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है एंड लोग उसे लेकर अपना गुजारा कर सकते हैं, तो उस चीज की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एंड किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड ना बढ़े, इसलिए लोग क्या कर देते हैं, वापस से जो सप्लायर है, जो भी प्रोड्यूसर है, वो अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है फिर से कम कर देता है, ताकि लोग फिर से क्या जाए, उसके प्रोडक्ट की तरफ आ जाए। ये भी क्या है, लॉ ऑफ डिमांड लाने का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है। थर्ड वन इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, मान लीजिए जब आपकी इनकम क्या थी, ये इनकम है, ये आपकी ये जो आपकी इनकम है वो 2 टाइप्स की होती है मेनली। वन इज मनी इनकम एंड सेकंड इज रियल इनकम। मनी इनकम तो जो होती है जो आप नंबर्स में देख देते हैं। मान लीजिए एक चॉकलेट क्या है, एक चॉकलेट 10 रुपए की है। जब आपको पता है कि वो चॉकलेट आपको एक 10 रुपए की मिल रही है, आपके पास पैसे कितने हैं, 40 रुपए हैं। जब आपके पास 40 रुपए हैं, आप क्या कर रहे हैं, 40
चॉकलेट इजिली खरीद सकते हैं। एक चॉकलेट का प्राइस 10 रुपए है, आपके पास 40 रुपए है, आप क्या कर सकते हैं 40 में से वो 4 चॉकलेट ले सकते हैं। मान लीजिए उसी का क्या हो गया, चॉकलेट का प्राइस 10 से कम होकर क्या हो गया 8 हो गया, 8 हो गया तो आपने 40 में आप कितनी चॉकलेट खरीद ली, 5 चॉकलेट खरीद ली। इट मीन जब किसी चीज का प्राइस कम होता है तो आपकी रियल इनकम, ये जो आपके नंबर्स है चॉकलेट्स आपने कितने परचेज किए, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या शो करके चलता है, आपकी रियल इनकम को शो करके चलता है। जब आपकी डिमांड प्राइस क्या होगा किसी चीज के कम होंगे तो आपकी रियल इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो इनकम इफेक्ट भी आपके लॉ ऑफ डिमांड पे अच्छा खासा असर डालकर चलता है। नेक्स्ट वन इज एडिशनल कस्टमर्स। एडिशनल कस्टमर, जैसे कि हमने डिस्कस किया एक चॉकलेट का प्राइस था वो 10 से कम होकर कितना हो गया 8 रुपए हो गया, 10 से कम होकर कितना हो गया 8 रुपए हो गया। जब वो चॉकलेट 10 रुपए की थी तब कितने कस्टमर उसको खरीद पाते थे, सिर्फ 12 कस्टमर थे, सिर्फ आपके कस्टमर कितने थे 12 कस्टमर थे। जब आपने प्राइस कम कर कितना कर दिया 8 कर दिया तो 6 कस्टमर और आ गए। सो ऐड कितने हो गए, एडिशनल कस्टमर कितने आ गए 6 हो गए। अब आपके टोटल कस्टमर कितने हो गए 18। मतलब जब आप किस चीज का प्राइस कम करते हैं तो आप क्या करते हैं और कस्टमर को भी अट्रैक्ट करते हैं। आपके कस्टमर क्या होते हैं और ज्यादा इंक्रीज होते हैं। इंक्रीज होने का मतलब क्या है कस्टमर कि आपकी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है प्राइस कम होने के साथ साथ। लास्ट रीजन है डिफरेंट यूजेज, कि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में एक चीज का इस्तेमाल वैसे तो नहीं किया जाता, तोड़ मरोड़ के एक चीज के कितने सारे यूजेस निकाल लिए जाते हैं। सबसे इस चीज की टिपिकल एग्जांपल है हमारे मिल्क, ठीक है। इंडिया में रहते हैं ये तो जानते ही होंगे कि एक चीज को जैसी है वैसे इस्तेमाल नहीं करते, उसके कितने सारे उसमें से प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अब मिल्क है, आप क्या कर सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, आप चीज बना सकते हैं, आप शेक बना सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं आइसक्रीम बना सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं इसमें से टी निकाल सकते हैं, टी बना सकते हैं, आप कॉफी बना सकते हैं। एक मिल्क के इतने सारे यूजेस हो गए। अगर आप क्या करते हैं कि जब इस मिल्क का प्राइस क्या था कम था तब आपने मिल्क की डिमांड क्या कर दी, ज्यादा कर दी। क्यों ज्यादा कर दी, क्योंकि आपको पता है कि क्या कर सकते हैं मिल्क से हम इतनी सारी चीजें बना सकते हैं। अगर मिल्क का प्राइस कम है तो हम बाहर से कर्ड क्यों लाएं, हम बाहर से आइसक्रीम क्यों लाएं, हम बाहर से शेक कितना एक्सपेंसिव क्यों खरीदें, हम घर पर ही बना सकते हैं। इट मीन्स अगर किसी चीज का प्राइस कम होता है तो आप उसकी डिमांड ज्यादा कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उसके यूजेस क्या है, डिफरेंट यूजेस हैं। आप उसको एक के बजाय 4 अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। वहीं अगर इस मिल्क का प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे, अरे नहीं भाई मैं ये सारी चीजें क्या होगा लेना बंद कर दूंगा, मैं सिर्फ मिल्क का इस्तेमाल किसमें करूंगा, टी बनाने में करूंगा। इट मीन्स जब प्राइस बढ़ता है आपकी जो डिमांड है वो भी कम हो जाती है। अगर वही आपका प्राइस कम होता है आप उस चीज की डिमांड भी क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। अब लास्ट बचा है एक्सेप्शंस, कि ऐसा तो कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है जो कभी भी ऐसा हो कि यूनिवर्सल है, सभी जगह पे अप्लाई हो, सेम एज इट इज। लॉ ऑफ डिमांड भी ऐसा नहीं है कि हर एक चीज में अप्लाई हो, इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस मीन्स कुछ ऐसी चीजें जहां पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। फर्स्ट वन इज, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लंबा होना तो बनता है इस वीडियो का क्योंकि हमने इसको चीज को क्या करना है, अच्छे से डिस्कस करना है। ओके, सबसे पहली एक्सेप्शंस क्या है, सबसे पहली वो कौन सी चीज है यहाँ पर क्या होता है, ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। फर्स्ट वन इज गिवन गुड्स। गिवन गुड्स, अब गिवन गुड्स कौन सी होती हैं, गिवन गुड्स को क्या माना जाता है कि ये बहुत होती है चीप क्वालिटी की, सस्ते रेट में अवेलेबल। हमारा एक माइंडसेट बन जाता है ना, अरे कि ये क्या हो रहा है, बहुत ही सस्ते रेट में मिल रही है, सस्ते रेट में मिल रही है तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इसलिए ये क्या हो रही है, सस्ते रेट में मिल रही है। तो लोगों का जो माइंडसेट है वो क्या कहता है कि अगर ये चीज क्या है बहुत सस्ती मिल रही है मतलब इसकी क्वालिटी क्या है, चीप है, तो आप क्या करते हैं, उसकी डिमांड नहीं करते। मतलब इन दैट केस कि अगर आपका किसी चीज का प्राइस कम है तो उसकी डिमांड भी कम रहती है गिवन गुड में केस में। वैसे आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर ये दोनों में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अगर एक कम होता है दूसरा बढ़ता है। बट गिवन गुड्स में क्या कहते हैं कि अगर कोई चीज बहुत ही सस्ती है, गिवन गुड्स कौन सी जो चीप क्वालिटी चीप मतलब रेट में मिलती है, कि आपका माइंडसेट क्या कहता है, अगर चीज बहुत ही सस्ती है मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, सस्ती है तो आप किसी डिमांड भी क्या करते हैं, कम
कम ही करते हैं। सो इट मीन्स इस केस में तो क्या हो गया, आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ। सेकेंड गुड्स है स्टेटस सिंबल गुड्स, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, वेबलिन गुड्स भी बोल सकते हैं। स्टेटस सिंबल गुड्स, स्टेटस सिंबल गुड्स या फिर वेबलिन गुड्स, नाम से क्लियर होता है स्टेटस सिंबल, जिससे क्या होता है आप अपना स्टेटस शो कर पाते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, लग्जरी चीजें जिनको हम बोलते हैं, कि जब क्या होता है उनका प्राइस इंक्रीज होता है, लोग तभी उन्हें लेना पसंद करते हैं। जैसे डायमंड्स हो गए, गोल्ड हो गए, या फिर कुछ भी लग्जरी हो गया, जो अपना स्टेटस दिखाना होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, जब उस चीज का प्राइस बढ़ता है तभी उस चीज को लेना पसंद करते हैं। स्टेटस सिंबल गुड्स मतलब प्राइस बढ़ेगा, आप उसकी डिमांड भी कब करोगे, तभी करोगे जब उसका प्राइस बढ़ेगा। मतलब क्यों कर रहे हैं भाई, हाँ हमने क्या करना, अपना स्टेटस शो करना, हाँ भाई इतनी चीज महंगी थी इसलिए हमने क्या की, इसकी डिमांड ज्यादा की है, स्टेटस दिखाना है अपना। सो इस केस में भी क्या हो गया, हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो क्या था कि प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ओके, थर्ड चीज आती है हमारी फैशन। अभी कोई नया फैशन आया है, नया फैशन आया है, चाहे वो चीज जितनी मर्जी कॉस्टली है, हमने तो भी लेनी है। क्यों, नया फैशन आया है, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में दिखाना है भी, अरे नया चीज आई है, हमने तो सबसे पहले खरीद ली। चाहे वो चीज क्या है, सबसे महंगी है, बट वो फैशन में है, तब भी आप क्या करेंगे, उसकी डिमांड करेंगे। इस केस में भी क्या होता है, आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। अब फेयर ऑफ शॉर्टेज, फेयर ऑफ शॉर्टेज, अगर आपको डर पड़ गया अभी मतलब कि इन फ्यूचर आपको ये चीज नहीं अवेलेबल होने वाली, आज चाहे वो आपको महंगे रेट में मिल रही है, आप उसकी क्या कर लेंगे, अच्छी खासी डिमांड करके उसको स्टोर करके रख लेंगे। क्यों, आपको डर है इन फ्यूचर वो नहीं मिलेगी। जैसे अब कोरोना चल रहा है, लोगों को लगता है अरे हमें कुछ ये सब्जियां नहीं मिलेंगी, या कुछ और मास्क या सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं होंगे, चाहे वो महंगे रेट में मिल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उसका स्टॉक जमा कर रख रहे हैं अपने घर में। क्यों, उन्हें डर है कि इन फ्यूचर उनको नहीं मिलेगा। चाहे आज उनके प्राइस ज्यादा है, तब भी लोग उनकी डिमांड क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज आ गई नेसेसिटी, जरूरतें। जरूरतें कभी भी किसी भी चीज का प्राइस नहीं देखती हैं। मान लीजिए आज अगर मेरे को जरूरत है, मेरे पास घर नहीं है पर मेरे पास पैसा है, आज मुझे पता है कि मेरे सिर पर छत नहीं है, मुझे ये घर चाहिए क्योंकि मेरे सिर पर छत नहीं है, चाहे ये जगह मेरे को कितनी भी महंगी क्यों ना पड़ रही हो, मैं इसको लूंगी क्योंकि मुझे शेल्टर की जरूरत है। या फिर आपकी फैमिली में मान लीजिए कोई बीमार है, उसको कोई मेडिसिन चाहिए, बीमार है, मेडिसिन की तो जरूरत है, चाहे वो मेडिसिन कितनी भी महंगी, आप ऐसा करेंगे कि उसको लेंगे नहीं, जरूरत है तो आप डेफिनेट लेंगे। मतलब नेसेसिटी आपको क्या करती है, अगर चीजों के प्राइसेस हाई हैं तब भी आप डिमांड उस चीजों की करेंगे। ठीक है, सिक्स चीज, इसका सिक्स लास्ट रीजन एक्सेप्शन क्या आता है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, आपको उस चीज का रियल प्राइस नहीं पता था, इसलिए आपने क्या कर लिया, उसको महंगे रेट में खरीद ली। अब फॉरेनर्स क्या है, इंडिया में विजिट करते हैं, बहुत सारी जगह में घूमते फिरते हैं, मान लीजिए कोई फॉरेनर आई, उसको क्या आ गया, वो टॉप बहुत ज्यादा पसंद आ गया, या फिर कोई जीन कपड़ा, कोई शूज, ठीक है आप कुछ भी ले सकते हैं, कि उसको वो क्या आ गया, बहुत ज्यादा पसंद आ गया, कोई मान लीजिए कोई शूज पसंद आ गया, उस शूज का रेट क्या था, 2000 रुपीज था, रियल रेट था 2000, बट आपने उस फॉरेनर को क्या बताया कि ये शूज कितने के हैं, 3800 रुपीज है, ओनली 3800, एंड उस फॉरेनर ने क्या किया, 3800 में बाय कर लिया। क्यों, क्योंकि वो इग्नोर थी इसके रियल प्राइस में, हुई यहाँ की थी नहीं, इसलिए उसको पता भी नहीं था कि यहाँ पर उसका रियल प्राइस चल क्या रहा है। मतलब ये वो सारे रीजंस हैं जहां पर क्या हो रहा है, आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है। होप हमने इस वीडियो में, डेफिनेटली वीडियो थोड़ी सी लेंथी थी, बट इस वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसके जो डिमांड कर्व है, शेड्यूल है, असम्पशंस है, रीजंस है, एक्सेप्शंस है, हर एक चीज को अच्छे से क्या किया है, डिस्कस किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक एंड शेयर भी करिएगा, एंड आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।